इंडिया और बांग्लादेश की विमेंस टीमों के बीच होने वाला विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच नंबर 23 जो कि खेला जाएगा ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के उस मैदान पर, जहां पर इस टूर्नामेंट के अंदर भी कुल टोटल 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं। और इसी साल यानी कि 2026 में 2 और मैचेस इस मैदान पर खेले गए थे इंग्लैंड की विमेंस डोमेस्टिक टी20 टूर्नामेंट के। तो उन पांचों मुकाबलों को काफी हद तक इकट्ठा करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि पिच यहाँ पर अब कैसा व्यवहार करने वाली है और किस टीम को यहाँ पर सूट करेगी, जिसमें यहाँ पर हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि दोनों टीमों की तरफ से किस तरीके के तेज गेंदबाज, किस तरीके के स्पिनर यहां पर यूजफुल होंगी और किस इनिंग की बॉलिंग में यूजफुल होंगी। और उसी ठीक तरीके से हम यह भी देखने की कोशिश करेंगे कि किस नंबर पर आने वाली बैटर्स एक इनिंग की बेसिस पर ज्यादा बेहतर होंगी आपके टीम में आने के लिए। तो ये सारी चीजें अगर आपने शुरू से अंत तक इस वीडियो के दौरान देख करके समझ ली तो ना सिर्फ आप अपनी एक सिंगल स्मॉल लीग की टीम बल्कि मल्टीपल कॉन्टेस्ट वाली या मल्टीपल टीमों वाले कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए आप अच्छी खासी कई सारी मल्टीपल टीमें बना सकते हैं। तो शुरू से अंत तक इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। जबकि ये जो मैच है वो खेला जाएगा 25 जून को शाम को 7 बजे से भारत के समय के हिसाब से, लेकिन वहां के लोकल टाइम के हिसाब से दोपहर को 2:30 बजे से होगा। और एक दिन का टी20 मैच होगा, जहां पर जो आपको मैं बता भी चुका हूं कि इस टूर्नामेंट के अंदर जो 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं उसके बेसिस पर, और इसके पहले इंग्लैंड की विमेंस डोमेस्टिक टी20 टूर्नामेंट के जो 2 मुकाबले इसी साल 2026 में मई के महीने में खेले गए थे उसके हिसाब से अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो आपको एक चीज तो दिखाई पड़ेगी कि हर एक मैच की पहली इनिंग में, सेकंड इनिंग में किस तरीके का स्कोरिंग पैटर्न यहां पर देखने को मिला है, जो दिखाता है कि कम से कम पहली इनिंग में बैटिंग करते हुए और सेकंड इनिंग की इनिंग में भी बैटिंग करते हुए काफी अच्छी कंडीशंस रही हैं। किसी एक दो इनिंग को छोड़ दे अगर, जहां पर 160 150 के आसपास के स्कोर तो बने ही बने हैं। और यहां पर हर एक इनिंग के अंदर कितनी विकेटें पेस को, कितनी विकेटें स्पिन को मिली हैं, ये सारा डेटा भी आपको दिखाई पड़ेगा। और इससे ये समझ में आ पाएगा कि किस इनिंग में बैटिंग बॉलिंग करते हुए पेसर या स्पिनर यहां पर कितनी यूजफुल होती हैं। जिसमें पावर प्ले के दौरान भी अगर आप देखें तो विकेटें निश्चित तौर पर यहां पर गिरी हैं। तो इससे यह भी पता चलता है कि शुरुआत से ही यहां पर तेज गेंदबाजों के लिए ठीक ठाक हेल्प होती है। तो मौके तो बनते हैं तेज गेंदबाजों के लिए, लेकिन ओवरऑल इस पूरे का डेटा अगर आप यहां पर कंपाइल करके समझने की कोशिश करें तो यह समझ में आएगा कि पिछले 5 मैच में से 3 बार ऐसा हुआ कि बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें मैचेस जीती हैं, 2 बार ऐसा हुआ कि बैटिंग पहले करने वाली टीमें मैचेस जीती हैं। लेकिन इस रिजल्ट की बेसिस पर आप बिल्कुल ये तो नहीं कह सकते कि सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीमों को ये फेवर करेगी पिच, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि पूरे मैच के दौरान जो बेहतर परफॉर्मेंस करेगी टीम वो यहां पर इस मैच को जीतेगी। जिसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही मेन चीज समझने की कोशिश करें, जहां पर टोटल इन 5 मैचेस में देखें तो 34 विकेटें जो स्पिनर्स को मिली हैं उसमें से 11 विकेटें पहली इनिंग में, लेकिन इसके डबल से भी ज्यादा यानी कि 23 विकेटें सेकंड इनिंग में मिली हैं। और वहीं पर पेसर्स को 28 में से 20 विकेटें पहली ही इनिंग के अंदर और केवल 8 विकेटें सेकंड इनिंग के अंदर मिली हैं। तो यहां से यह भी क्लियर हो जाता है कि शुरुआत में स्पेसिफिकली नई गेंद से पावर प्ले में भी तेज गेंदबाजों को हेल्प मिलती है और पूरे पहली इनिंग के दौरान तेज गेंदबाज यहां पर गेम में बनी रहेंगी। बैटर्स के लिए भी इक्वल चांसेस होंगे, लेकिन सेकंड इनिंग में यहां पर स्पिनर्स गेम में आ जाती हैं जो कि पहली इनिंग में भी थोड़ा बहुत गेम में बनी रहती हैं। लेकिन पेसर्स का गेम सेकंड इनिंग में उतना बेहतर रह नहीं जाता, लेकिन स्पिनर्स चूंकि गेम में आ जाते हैं तो ऐसा भी नहीं है कि स्कोर चेंज करना यहां पर आसान होगा। और ऑलरेडी 3 मुकाबले खेले भी जा चुके हैं तो वैसे भी कोई स्कोर चेंज कर पाना अब यहां पर उतना आसान होगा नहीं, क्योंकि यूज्ड पिच ही यहां पर मिलने वाली है। तो ओवरऑल काफी हद तक ये जो एनालिसिस पिच रिपोर्ट का आपने देखा उससे यही समझ में आता है कि पहली इनिंग में तेज गेंदबाज, सेकंड इनिंग में स्पिनर्स का यूज ज्यादा बेहतर होता है। और कौन सी टीम यहां पर टॉस जीतेगी, उसकी पेसर या स्पिनर को किस इनिंग में प्रेफरेंस आपको देनी है ये भी हम समझ चुके हैं। तो टॉस के बाद क्या कंडीशन होंगी, एक तो ये हम देखने की कोशिश करेंगे कि पिच कैसी है, बेहतर स्पिन फ्रेंडली पिच है या ऐसा वेदर है कि वहां पर पेसर्स भी गेम में आएंगी और बैटर्स के लिए कोई चांस बनता है या नहीं, वो भी समझेंगे। जो कि आपको मैं पिच रिपोर्ट में अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर टॉस के बाद के अपडेट्स में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। और उसी की बेसिस पर जो हमारी फाइनल टीम बनेगी वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा। टॉस के बाद तो जाकर के दोनों को ज्वाइन जरूर करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, लिंक आपको वहां पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप का मिल जाएगा, जहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनल पिच रिपोर्ट, वेदर अपडेट और फाइनल टीम आपको मैं दूंगा। तो जल्दी से लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए, जो कि जैसे मैंने बताया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ सबसे टॉप पर कमेंट दिखाई पड़ेगा उसमें भी आपको लिंक टेलीग्राम और व्हाट्सएप का मिल जाएगा। फिलहाल तो देखिए ये जो बांग्लादेश की टीम का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर लास्ट वाले मैच में उतरा था, जहां पर नाहिदा अख्तर, संजीदा अख्तर जैसे 2 लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर जो बहुत अच्छे फॉर्म में हैं, मरफा अख्तर जैसे इनके पास एक बहुत अच्छी तेज गेंदबाज हैं, बाकी राबिया खान जैसे लेग स्पिनर, स्वर्णा अख्तर जैसी बैटिंग ऑलराउंडर हैं जो कभी कभार बॉलिंग करती हैं लेग स्पिनर। और बाकी बैटिंग ऑर्डर में आप यहां पर देख ही सकते हैं कि कौन कौन बैटिंग करेगा, जिसमें रितु मौनी जैसे एक ऑलराउंडर भी है, मीडियम पेसर ऑलराउंडर, और निगार सुल्ताना इनके विकेट
विकेटकीपर बैटर हैं। और उसके बाद जो बेंच है उस पर जहाँ पर फहीमा खातून जैसी एक अच्छी ऑप्शन है, फरीहा तृष्णा जैसे एक अच्छे लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर हैं, सुल्ताना खातून जैसे ऑफ स्पिनर हैं। और इसमें से भी अगर कोई खेलेगा तो वो कैसी ऑप्शन होंगी वो भी आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो पिछले मैच में कुल टोटल पांचों बॉलरों ने अपनी बॉलिंग करी, पूरे 4-4 ओवर की उसमें कौन सी बॉलर किस किस ओवर में आकर के बॉलिंग करते दिखाई पड़ी उसका डेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बाकी 4 ओवर तो करे ही करे, वो भी आप यहाँ पर देख करके समझ सकते हैं। जिसमें एक बात क्लियर है कि रितु मौनी आपको डेथ ओवर में 2 ओवर की बॉलिंग पिछले मैच में करती दिखाई पड़ी थी। तो ना सिर्फ एक मीडियम पेसर ऑलराउंडर हैं जो बैटिंग अच्छी खासी कर लेती हैं, लेकिन अच्छी जगह बॉलिंग करती हैं जहां पर विकेट निकलने के चांसेस काफी बेहतर होते हैं। तो इनको तो आप कतई हल्के में ले नहीं सकते, जो कि बाकी सारे लोग करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हुए करियर के स्टैट्स अगर आप देखना चाहें बांग्लादेशी प्लेयर्स के, तो वो भी देख सकता है कि टी20 क्रिकेट में कैसा एक्सपीरियंस ये लोग लेकर के आती हैं पूरे करियर में भी, और वो करियर इनका इनिंग के हिसाब से भी आप देख करके समझ सकते हैं, जो कि सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। इसको दोबारा समझाने की जरूरत है नहीं, लेकिन जो देखने और समझने की जरूरत है वो है रीसेंट फॉर्म की, जो कि अगर हम देखें जो 3 मुकाबले बांग्लादेश की विमेंस टीम ने इस टूर्नामेंट में खेले हैं उसमें से 2 जीता है, 1 हारा है। पाकिस्तान की टीम को भी इन्होंने हराया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये टीम हार गई। जबकि इंडियन टीम की हम आगे बात कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले जैसे मैंने आपको बताया कि 3 मैचेस ये टीम खेल चुकी है। उसमें एक चीज जो क्लियर आपको दिखाई पड़ेगी इनकी बैटर्स की, और स्पेसिफिकली जो टॉप ऑर्डर की इनकी इवन जो सारी की सारी बैटर्स हैं, कंसिस्टेंसी उसमें आपको बिल्कुल लैकिंग दिखाई पड़ेगी। जिसमें दिलारा अख्तर और फिरदौस ने तो पहला मैच बहुत अच्छा खेला, इवन शर्मीन अख्तर ने भी पहला मैच बहुत अच्छा खेला, लेकिन उसके बाद के दोनों मैच में ये तीनों की तीनों पूरी तरह से फ्लॉप रही जब अच्छी बॉलिंग सामने की तरफ से आई। और उसके बाद निगार सुल्ताना जो पहले मैच में तो नहीं चली, लेकिन कंसिस्टेंसी के हिसाब से थोड़ा सा आगे निकल जाती हैं, और प्लस चूंकि ये विकेट कीपिंग भी करते हैं तो उसके भी पॉइंट्स आपको दिलाएंगी। तो टॉप ऑर्डर की जितनी भी बैटर्स है, जिसमें आप शोभना मोस्तरी को भी शामिल कर सकते हैं, मेरे हिसाब से ये एकमात्र और बेस्ट या सेफेस्ट ऑप्शन है जिनको सीधे अपनी टीम में आप लेके जा सकते हैं। हालांकि अभी हम आगे भी चेक करेंगे कि इंडिया के खिलाफ कैसी परफॉर्मेंसेज इन बैटर्स की रही है। फिलहाल तो रिसेंट फॉर्म के हिसाब से इन टॉप ऑर्डर की 5 में से केवल एक निगार सुल्ताना ही मुझे बेटर ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। और बाकी पीछे अभी आपने देखा ना कि रितु मौनी कितनी बॉलिंग करती है, कहां पर बॉलिंग करती है, उसके हिसाब से, और चूंकि टॉप ऑर्डर की पूरी बैटिंग भी काफी वल्नरेबल है, तो उसके हिसाब से भी रितु मौनी भी मेरे हिसाब से इस टीम की तरफ से सेकंड बेस्ट ऑप्शन है, जो कि अभी तक 3 मैचेस में 2 ही विकेट ले पाई हैं, लेकिन बॉलिंग कर रही हैं तो चांसेस तो बनाएंगी। और उसके बाद यहां पर आती हैं स्वर्णा अख्तर, जो बल्ले से अच्छा कमाल कर पाई हैं 2 मैचेस में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हालांकि नहीं खेल पाई थी बढ़िया, लेकिन राबिया खान की अगर हम देखें तो 3 मैच में 2 विकेटें हैं, नाहिदा अख्तर के 2 मैच में 3 विकेटें हैं, और 2 ही मैच में संजीदा अख्तर की भी 4 विकेटें हैं, और मरूफा अख्तर के 3 मैच में यहाँ पर 3 विकेटें हैं। तो इन बॉलर्स में से जिसमें निश्चित तौर पर अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस पर केवल जाएं तो संजीदा अख्तर और नाहिदा अख्तर काफी बेहतर ऑप्शन दिखाई पड़ती हैं। तो क्या हम यही 4 ऑप्शन ट्राई करें या कोई और भी ऑप्शन निकल करके आ सकती हैं, वो देखना काफी जरूरी होगा, जिसको देखने के लिए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सबसे पहले हेड टू हेड के स्टैट्स। और हेड टू हेड के स्टैट्स के हिसाब से अगर आप जाएं तो वही एक तो बैटिंग में केवल निगार सुल्ताना ही वो ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेंगी, जो कि इंडिया के खिलाफ इसके पहले कुछ खास ठीक ठाक कमाल कर पाई हैं। लेकिन रितु मौनी के आंकड़े देखेंगे तो बहुत पुअर हैं, और इवन स्वर्णा अख्तर के भी। लेकिन बॉलिंग में एक नाम निकल करके आएंगे, वह है राबिया खान, जिनके 9 मैच में इंडिया के खिलाफ 12 विकेटें हैं। जनरली पहली इनिंग की बॉलिंग में ज्यादातर कामयाब रही हैं, सेकंड इनिंग में तो पूरी तरह से फ्लॉप रही हैं। तो एक तो आपको ये समझ में आया कि इन्होंने कैसी परफॉर्मेंस की है और कहां पर करी है, किस इनिंग में, वो यहां से क्लियर हुआ। हालांकि नाहिदा अख्तर के 10-16 मैच में केवल 6 विकेट है, संजीदा अख्तर के 1 मैच में कोई भी विकेट नहीं है, मरफा अख्तर ने जरूर 9 मैच में 8 विकेटें ली हैं। इवन सुल्ताना खातून जो पिछले मैच बेंच पर थी और अगर आज खेलती हैं तो मुझे लगता भी है कि खेलेंगी, जो कि एक ऑफ स्पिनर हैं। और इंडियन टीम में स्मृति मंदाना, यास्तिका भाटिया, दीप्ति शर्मा जैसी लेफ्ट हैंडेड बैटर्स हैं, तो पूरी कोशिश यहाँ पर ये टीम हो सकता है करे तो सुल्ताना खातून को खिलाए, पावर प्ले में ही बॉलिंग लेकर के आए। और अगर ये खेलती हैं तो एक बहुत अच्छा ट्रम्प ऑप्शन ये होंगी। इंडिया के खिलाफ ऑलरेडी 7 मैच में 8 विकेट ले चुकी हैं। तो जो रीसेंट फॉर्म के टाइम पर आपको मैंने 4 बेस्ट ऑप्शन बताए थे, उसमें से मैं निश्चित तौर पर अभी भी कहूंगा कि चाहे वो रितु मौनी हो, चाहे वो निगार सुल्ताना हो, और यहाँ पर नाहिदा अख्तर और संजीदा अख्तर हो, ये रीसेंट फॉर्म के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन फिलहाल इंडिया के खिलाफ की गई परफॉर्मेंसेस और ओवरऑल जो इनका नाम है, हालांकि उसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी इंडिया के खिलाफ नहीं है नाहिदा अख्तर के, लेकिन जो इनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं उसके हिसाब से ये 3 तो बेस्ट ऑप्शन वैसे भी निकल करके आ रही हैं। और उसमें राबिया खान पहली इनिंग की बॉलिंग में, लेकिन जैसी यहाँ पर पिच होती है इनको सेकंड इनिंग की बॉलिंग में भी मैं प्रेफर करूंगा। लेकिन अगर सुल्ताना खातून खेलती हैं तो मेरे हिसाब से ये भी एक तीसरी या चौथी बेस्ट ऑप्शन बन जाएगी, जिनको हम सीधे अपनी टीम में लेके जा सकते हैं। लेकिन एक बात ये
भी क्लियर है कि 3 से 4 इससे ज़्यादा ऑप्शन आप ट्राई नहीं करना चाहेंगे बांग्लादेश की विमेंस टीम की तरफ से। बाकी इस मैदान पर कोई प्लेयर फिलहाल बांग्लादेश की अभी तक कभी खेली नहीं है। हालांकि यहाँ पर डेटा में आपको दिखाई पड़ेगा वेन्यू स्टैट में कि दिलारा अख्तर ने 7 मैचेस खेले हैं, लेकिन वो बिल्कुल हेड टू हेड का डेटा था। फिलहाल वो गलत डेटा था, उसको मैंने काट भी दिया। तो इस मैदान पर तो फिलहाल कोई बांग्लादेश की विमेंस प्लेयर खेली है नहीं। लेकिन आगे बढ़ते हुए अगर आप यहाँ पर प्लेयर बैटल निकालने की कोशिश करेंगे तो एक बात तो क्लियर कट आपको समझ में आएगी। ये सारा डेटा देखने के बाद की जो स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस हैं इंडिया के खिलाफ, इंडिया की टीम में, वो काफ़ी यूजफुल होने वाली हैं। चूंकि चाहे वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग हो, चाहे वो लेग स्पिन बॉलिंग हो, चाहे ऑफ स्पिन बॉलिंग हो, इन बांग्लादेशी बैटर्स की वो कमजोरी है। और प्लस रेणुका सिंह काफ़ी अच्छा बॉलिंग करती रही हैं जब भी वो बांग्लादेश के खिलाफ खेली हैं। और पूरे चांसेस हैं कि इंडियन टीम के पेस अटैक में कुछ चेंजेस हों और रेणुका सिंह टीम के अंदर आएँ। और अगर वो आती हैं तो ट्रम्प रहेंगी। बाकी सारा डेटा कि किस बॉलर के खिलाफ या किस टाइप ऑफ बॉलिंग के खिलाफ ये प्लेयर्स फंसती हैं, वो सब कुछ आपके सामने दिया हुआ है। आप वीडियो को रोक करके देख जरूर लीजिएगा। अब पढ़ के सुनाने की कुछ खास जरूरत तो है नहीं। जो कि ऋतु मोनी और स्वर्णा अख्तर के खिलाफ भी जो निकल करके आता है वो भी यहाँ पर मैंने आपके सामने रखा, जिसका एक क्लियर कट कंक्लूजन है कि इंडियन टीम की तरफ से चाहे वो श्रीचरनी हो, चाहे इवन वो प्रेम रावत हो, और इवन अगर ऑफ स्पिनर दीप्ति शर्मा हो, ये तो वैसे भी इंपॉर्टेंट हैं जिनको अपनी सीधे टीम में हम लेकर के जाएंगे। नंदिनी शर्मा ने काफी अच्छे स्लो रन्स करे हैं, ये भी काफी जरूरी होंगी। हालांकि अरुंधति रेड्डी का अभी आप आगे फॉर्म देखेंगे कि कैसा रहा है, क्या इनकी जहां पर हम कोई दूसरा ऑप्शन पिक करें और वो दूसरा ऑप्शन कौन सी होंगी वो देखना जरूरी है। बाकी बैटिंग ऑर्डर वो तो आप यहां पर देखेंगे, जिसमें से यहां पर शेफाली वर्मा ने बहुत बढ़िया बॉलिंग करी है पिछले 2 मैच में, और उसकी वजह से कप्तान है, वाइस कप्तान की भी काफी अच्छी चॉइस निकल करके आती हैं। और बाकी बेंच पर जहां तक मुझे लगता है कि रेणुका सिंह आज के इस मैच खेल सकती हैं, ये प्लेइंग 11 में हो सकता है आपको दिखाई पड़े। और जो पिछले मैच में इंडियन टीम की तरफ से बॉलिंग हुई थी, जिसमें अरुंधति रेड्डी जैसी पेसर जो इंडियन टीम के पास है, नंदिनी शर्मा जैसी जो पेसर है, कुल मिलाकर के दोनों ने 6 ओवर करे थे और बाकी सारे ओवर स्पिनर्स ने किए थे। और उसके बाद करियर के आंकड़े भी अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। वीडियो को रोक करके आप लोग खुद से देख लीजिएगा। फिलहाल मैं बढ़ूंगा आगे रीसेंट फॉर्म की तरफ, जहां पर आपको दिखाई पड़ेगा कि जो 3 मैचेस इंडियन विमेंस टीम ने भी इस वर्ल्ड कप के अंदर खेले हैं, इन्होंने भी जीते 2 ही हैं, पाकिस्तान और नीदरलैंड्स की टीम के खिलाफ। लेकिन जो लास्ट वाला मैच इनका साउथ अफ्रीका की विमेंस टीम के खिलाफ था, वो मैच ये टीम हार गई। और वहां पर इनकी बैटिंग और बॉलिंग, स्पेसिफिकली बॉलिंग नहीं चली, जिसमें बैटिंग में भी मिडिल ऑर्डर ने, चाहे वो यास्तिका भाटिया हो, जिमाइमा हो, हरमनप्रीत कौर हो, सभी ने अच्छे स्टार्ट लेकर के उसको बड़ी पारी में बिल्कुल कन्वर्ट नहीं किया। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो स्मृति मंदाना ने 3 मैच में 2 हाफ सेंचुरी लगा रखी है। शेफाली वर्मा 31 रन 1 विकेट, 55 रन 3 विकेट, 6 रन 1 विकेट के 3 बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। यास्तिका भाटिया को अभी तक जो 2 मौके मिले और उसमें से एक बार तो जब 3 रन ये बना करके आउट हुई थी तो उतनी गेंदें बची भी नहीं थी, तो उसको तो नहीं, लेकिन पिछले मैच केवल 15 रन बना करके आउट हो गई। जिमाइमा अभी तक तीनों मैच में नहीं चली हैं, लेकिन हरमनप्रीत कौर ने थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस दिया है। तो टॉप ऑर्डर की जो 5 बैटर्स है उसमें से चाहे वो शेफाली वर्मा हो, स्मृति मंधाना हो और हरमनप्रीत कौर हो, इन तीनों ने बेटर परफॉर्मेंसेस दी हैं। और उसके बाद आती हैं दीप्ति शर्मा, जिन्होंने पहले ही मैच में 12 रन की नाबाद पारी खेली थी, 5 विकेट भी लिया। फिर दूसरे मैच में 10 नाबाद की पारी खेली, 1 विकेट लिया। पिछले मैच में विकेटलेस गई, लेकिन ये इंटरेस्टिंग और बेहतरीन ऑप्शन निश्चित तौर पर होंगी, इसमें कोई डाउट है नहीं। और विकेट कीपिंग बैटिंग में सामने की टीम की तरफ से अगर आप निगार सुल्ताना लेके जा रहे हैं तब तो मैं कहूंगा कि इंडियन टीम की तरफ से विकेट कीपर पिक करने की जरूरत है नहीं। हालांकि उसमें देखना पड़ेगा कि किस इनिंग की बैटिंग बॉलिंग हो, दोनों इनिंग्स में निश्चित तौर पर अपने विकेट कीपिंग के पॉइंट्स तो देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपने ये जो टॉप ऑर्डर की बैटर्स है इसमें से केवल ये 4 बैटर्स ही अपनी टीम में रखे हैं, उस कंडीशन में तो आप ऋचा घोष को निश्चित तौर पर पिक कर सकते हैं, लेकिन वो भी तब अगर इंडियन टीम की पहले बैटिंग हो, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन अगर आपने जेमी या यास्तिका भाटिया में से भी किसी एक को ले लिया है, तब यहां पर मुझे नहीं लगता कि इनकी जरूरत आपको बैटिंग में पड़ेगी, खास करके सेकंड बैटिंग में। और बाकी बॉलिंग में तो अरुंधति रेड्डी के अभी तक 2 मैच में कोई विकेट नहीं है। प्रेमा रावत भी पिछला मैच खेली और केवल 2 ही ओवर इन्होंने किए, कोई विकेट नहीं मिला। नंदिनी शर्मा के 2 मैच में 2 विकेटें हैं। श्रीचरनी ने कमाल की बॉलिंग करी है अभी तक और ये एक सेफेस्ट ऑप्शन बन जाती हैं जो सीधे आपकी टीम में आएंगी। तो ओवरऑल अगर आप पूरी टीम का रिसेंट फॉर्म देखें, जिसमें शेफाली वर्मा भी ऑफ स्पिन लेग स्पिन दोनों कर देती हैं, दीप्ति शर्मा ऑफ स्पिन कर देती हैं, श्रीचरनी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, तो ये 3 तो एज ए बॉलर भी और उसमें शेफाली वर्मा एज ए बैटर भी, स्मृति मंधाना हरमनप्रीत कौर के साथ बेस्ट ऑप्शन निकल करके आई हैं, जो रीसेंट फॉर्म के हिसाब से 5 बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन निश्चित तौर पर आपको डिसाइड करना है कि ऋचा घोष को लेके जाना है या नहीं, और उसमें
कैसी ट्रम्प ऑप्शन हो सकते हैं यास्तिका भाटिया या जेमी रोड्रिगेज। और बॉलिंग में भी अगर आज के इस मैच में खेलती हैं रेणुका सिंह, जिनका फॉर्म ठीक ठाक सही रहा है, बहुत ज़्यादा विकेटें इन्होंने रिसेंट टाइम में निकाली है नहीं, तो भी प्लेयर बैटल में आपने देखा इन्होंने बांग्लादेशी बैटर्स को काफ़ी परेशान किया है। मेरे हिसाब से ये भी काफ़ी अच्छी ऑप्शन होंगी अगर प्लेइंग इलेवन में खेलती हैं। वरना प्रेमा रावत भी एक अच्छी ऑप्शन होंगी, चूंकि बांग्लादेश की टीम जो है वो स्पिन बहुत अच्छा नहीं खेलती। बाकी आगे हेड टू हेड के स्टैट्स अगर आप देखें तो बांग्लादेश की विमेंस टीम के खिलाफ रेणुका सिंह के 5 मैच में 8 विकेटें, राधा यादव के 6 मैच में 13 विकेटें हैं, 1 मैच में 2 विकेट अरुंधति रेड्डी के भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये खेलेंगे तो आप इनको टीम में पिक नहीं करेंगे, ये भी एक बढ़िया ऑप्शन होंगी। और बाकी बैटिंग में अगर आप देखें तो थोड़े कमजोर नंबर्स हैं टॉप ऑर्डर के तीनों बैटर्स के। जेमी के नंबर्स फिर भी बेहतर हैं, हरमनप्रीत कौर के नंबर भी काफ़ी अच्छे हैं, और ओवरऑल दीप्ति शर्मा के आंकड़े आप एवरेज ही कह सकते हैं या बिलो एवरेज ही कह सकते हैं, और ऋचा घोष उतना बेहतर कर नहीं पाई हैं। और उसके बाद इस मैदान पर परफॉर्मेंस देखें इंडियन प्लेयर्स की तो यहाँ पर भी स्मृति मंधाना 4 मैच में नहीं चली हैं, शेफाली वर्मा के आंकड़े भी थोड़े एवरेज हैं, यास्तिका भाटिया के 1 मैच में 15 रन हैं, जेमी और साथ ही साथ हरमनप्रीत कौर के नंबर ठीक ठाक से हैं, और वही नंबर ठीक ठाक से आपको दिखाई पड़ेंगे एज ए बैटर दीप्ति शर्मा के भी। बॉलिंग में भी 3 मैच में 3 विकेटें हैं, और बाकी खिलाड़ियों में एज ए बॉलर श्री चरनी यहाँ पर 2 मैच में 5 विकेट ले चुकी हैं, और यहीं पर राधा यादव के 1 मैच में 2 विकेट के बाकी कोई बॉलर इस मैदान पर चली नहीं। तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर फिलहाल रिसेंट फॉर्म को, हेड टू हेड को और वेन्यू को, सब कुछ नंबर्स को यहाँ पर मिक्स करके अगर हम देख करके समझने की कोशिश करें तो सेफ खेलना चाहेंगे तो स्मृति मंधाना और साथ ही साथ शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा और यहाँ पर श्री चरनी 5 बेस्ट ऑप्शन जो कि सीधे आपकी टीम में आती हैं। लेकिन उसमें निश्चित तौर पर चाहे वो अरुंधति रेड्डी हो और वो चाहे यहाँ पर रेणुका सिंह ठाकुर, जो भी खेलेगा दोनों में से वो भी आपके लिए बेस्ट ही होगा, जिसको आप सीधे अपनी टीम में लेके जा सकते हैं। और आप चाहें तो एक कोई ऑप्शन यास्तिका भाटिया और जेमी रोड्रिगेज को भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप ऋचा घोष को नहीं ले जाना चाहते। मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन उसमें से जेमाइमा रोड्रिगेज ही होंगी। तो इस तरह से ये कम से कम समझ लेने के बाद कि कौन से बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर इंडियन टीम की तरफ से होंगे, जो कि 6 से 7 ऑप्शन निकल करके आ गई हैं सीधे सीधे। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हुए प्लेयर बैटल भी आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, जिसमें एक तो है सुल्ताना खातून का नाम, एक नाम यहाँ पर फहीमा खातून का दिखाई पड़ेगा, और बाएं हाथ की तेज गेंदबाज फरीहा तृष्णा भी वो आपको दिखाई पड़ेंगी। बाकी हेड टू हेड में आपने देखा था ना, राबिया खान के नंबर्स काफ़ी अच्छे इंडियन बैटर्स के आगे, तो वो आप उनका भी नाम देख पाएंगे स्मृति मंधाना के नाम के आगे। और इस लेग स्पिन तो खास करके इंडियन बैटर्स को परेशान करती ही है, तो जो लेग स्पिनर खेलेंगे राबिया खान वो वैसे भी काफ़ी ज़रूरी हो जाती हैं। और बाकी टाइप ऑफ बॉलिंग या इंडिविजुअल जो बॉलर्स हैं जो इसके पहले परेशान करती रही हैं इंडियन बैटर्स को, उनका भी सारा डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये क्लियर कर सकते हैं कि किस बॉलिंग के खिलाफ या किस बॉलर के खिलाफ इंडियन बैटर्स फंसती रही हैं। लेकिन एक बात तो ये हमको क्लियर है ही कि फेवरेट तो इंडियन टीम ही है, जिसमें टॉस का अपडेट, पिच कैसी है, वेदर कैसा होने वाला है, वो देखना भी जरूरी होगा, क्योंकि इस मैदान पर 3 मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं। उसके बारे में आपको मैं पिच रिपोर्ट में समझा भी चुका हूं कि कैसा हो सकता है। लेकिन टॉस के बाद की जो सारी इन्फॉर्मेशन होगी वो काफ़ी हद तक आपकी फाइनल टीम बनाएगी। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सअप पर दूंगा, तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए, यहीं पर फाइनल टीम ही मिलेगी। और टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिलने वाला है। तो जाइए, लिंक को क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए और वीडियो शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिए। फिलहाल इसको यहीं पर करेंगे, कदम चलते हैं। नमस्कार।